आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारत की इतिहास की किताबों को पूरी तरह से फिर से लिखने की जरूरत है। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। तो आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तर्क की पीछे की वजह क्या है। चलिए, शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसकी क्लास में सबसे ज्यादा नींद आती थी? और मुझे यकीन है हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा इतिहास, है ना? पर कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्या इतिहास सच में इतना बोरिंग है या फिर जिस तरीके से इसे हमें पढ़ाया गया उसमें कोई गड़बड़ है? तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि समस्या इतिहास में नहीं बल्कि इतिहास को हमारे सामने रखने के तरीके में हो। तो जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री की किताबों में कई दिक्कतें हैं, जैसे कौन सी घटना कब हुई इसका कोई सीधा साधा हिसाब नहीं मिलता, सब उलझा हुआ लगता है। भाषा इतनी मुश्किल होती है कि समझना मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो जरूरी बातें या तो गायब होती हैं या उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। स्रोत का तर्क ये है कि ये सब गलतियां अनजाने में नहीं हुई हैं, बल्कि इस समस्या की जड़ एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव में छिपी है। इस पूरी कहानी में 1970 का दशक एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कहा जाता है कि इससे पहले इतिहास तथ्यों के आधार पर लिखा जाता था, लेकिन 70 के दशक के बाद जब शिक्षा मंत्रालय पर एक खास विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, तो इतिहास को देखने और लिखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया गया। तो ये जो नया नजरिया था, इसे एक नाम दिया गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब ये है क्या? ये एक मार्क्सवादी सोच है जो कहती है कि इतिहास असल में अमीर और गरीब या शोषक और शोषित के बीच की लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। हर घटना को इसी चश्मे से देखा जाने लगा। और इसी बात को डॉक्टर वढेरा का ये कथन और बल देता है। उनके मुताबिक ये इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि एक खास विचारधारा को इतिहास की शक्ल में पेश करना था, और वो इसे एक तरह की बौद्धिक बेईमानी मानती हैं। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कुछ ठोस उदाहरण, कुछ ऐसे केसेस जहां इतिहास को कथित तौर पर बदला गया है। स्रोत सामग्री में दिए गए 3 मामलों पर एक नजर डालते हैं। पहला उदाहरण है चोल साम्राज्य का। अब सोचिए जरा, एक साम्राज्य जो 400 साल तक चला, उसे हमारी किताबों में बस एक पैराग्राफ में निपटा दिया गया, और ये बताया गया कि वो 400 तरह के टैक्स लगाकर जनता का शोषण करते थे। लेकिन असलियत क्या थी? स्रोत बताता है कि वो 400 टैक्स नहीं, बल्कि टैक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले 400 अलग-अलग शब्द थे। मतलब ये एक बहुत ही डिटेल सिस्टम था। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी पर 400 टैक्स लगा दिए। और हाँ, ब्राह्मणों को भी टैक्स देना पड़ता था। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। भारतीय समाज को समझाने के लिए अक्सर हमें ये पिरामिड दिखाया जाता है ना? ऊपर से नीचे तक एक कठोर व्यवस्था। लेकिन क्या ये तस्वीर सच है? स्रोत का तर्क है कि असल में समाज इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ये एक पिरामिड कम और एक बुना हुआ कपड़ा ज्यादा था। इसमें जजवानी जैसे सिस्टम थे, जहां अलग अलग समूह एक दूसरे की सेवाओं पर निर्भर थे। ये सिर्फ शोषण का एक तरफा रिश्ता नहीं था। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले दावे पर। हमें हमेशा से ये पढ़ाया गया है कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पर क्या ये पूरी तरह सच है? अब स्क्रीन पर एक नंबर देखिए, 79%। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये उस पूरी कहानी को चुनौती देता है जो हमें बताई गई है। पर ये 79% है क्या? तो स्रोत में 1810 की मद्रास प्रेसिडेंसी की एक रिपोर्ट का जिक्र है, और उसके मुताबिक उस समय स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से 79% शूद्र समुदाय से थे। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स में भी ब्राह्मण और शूद्र दोनों शामिल थे। ये आंकड़ा उस नैरेटिव पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जो हम सुनते आए हैं। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, अगर हमारी किताबों में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं तो इन्हें आज तक ठीक क्यों नहीं किया गया है? आखिर रुकावट क्या है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली, कुछ संस्थाओं को शायद एक खास नैरेटिव बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था।
दूसरी, हमारा शुरुआती इतिहास अंग्रेजों ने लिखा और उनका मकसद सच बताना नहीं बल्कि हम पर राज करना था। और तीसरी, जब भी इन किताबों को बदलने की कोशिश हुई उस पर जबरदस्त राजनीतिक विरोध हुआ। तो फिर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? स्रोत भविष्य के लिए एक समाधान भी सुझाता है। तो इसका हल क्या है? 3 सीधी सादी बातें सामने रखी गई हैं। पहला, टाइमलाइन और घटनाओं का क्रम बिल्कुल साफ और सही हो। दूसरा, भाषा इतनी आसान हो कि स्कूल के बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। और तीसरा, सबसे जरूरी, इतिहास को एक नई और निष्पक्ष दृष्टि से लिखा जाए, जो आज के भारत की चेतना को दर्शाए। और इसी सोच को डॉक्टर वढेरा का ये कोटेशन बहुत अच्छे से समेटता है। तर्क ये है कि आज भारत एक नए दौर से गुजर रहा है और यही नई चेतना हमें अपने इतिहास को सही नजरिए से देखने की शक्ति दे सकती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी देश का इतिहास आखिर कैसे लिखा जाना चाहिए? क्या इसका मकसद सिर्फ तथ्य बताना है या फिर एक राष्ट्रीय पहचान बनाना भी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।